Hello students, so today we will discuss the chapter number 5 of your science textbook. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये आपके चैप्टर का नाम। एलिमेंट्स को पीरियड के अंदर कैसे क्लासिफाई किया गया, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, किस किस ने इसने कंट्रीब्यूट किया, तो ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो देखो, इसको अगर सिंपली हम अंडरस्टैंड करें, आपके स्कूल में अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा नहीं कि हम 200 को इकट्ठे उठा के पढ़ाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एज वाइज उनको ग्रुप्स बना दिए। सबसे छोटी एज LKG से स्टार्ट कर दी, नर्सरी से, ठीक है। फिर आपके उससे नेक्स्ट थोड़े बड़े बच्चों को हमने फर्स्ट में रख दिया, नेक्स्ट वालों को सेकंड क्लास में, नेक्स्ट वालों को थर्ड क्लास में, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके हमने ग्रुप्स बना दिए, क्लासेस बना दी। अब ऐसा किया क्यों? ताकि उनको उनकी एज के हिसाब से पढ़ाना, अंडरस्टैंड करवाना इजी हो जाए। तो मतलब यही चीज़ आपके एलिमेंट्स के साथ भी थी। बहुत सारे एलिमेंट्स थे, अबाउट 118 एलिमेंट्स करंट टाइम में प्रेजेंट हैं। तो उन सभी को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत टफ हो जाता है अगर हम इनको सिस्टमेटिकली क्लासीफाई नहीं करते। तो ये रीज़न है कि हमें किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है, ओके। अब इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे अर्लीस्ट जो कंट्रीब्यूशन था वो लेवेसियर ने इसमें ट्राई की थी। तो उसने 2 ग्रुप्स बनाए थे इनके, मेटल एंड नॉन मेटल। बट बाद में क्या हुआ, सेमी मेटल्स डिस्कवर हो गया। आपको पता होगा सेमी मेटल, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल की भी एंड नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। तो इसलिए इस क्लासिफिकेशन को कोई तवज्जो नहीं दी गई, ओके। फिर आती है हमारे सबसे पहली जो फेमस क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, जिसका कोई इम्पैक्ट रहा पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो थी डॉबरेनर्स ट्रायड। तो ये आई थी सबसे पहली क्लासिफिकेशन, डॉबरेनर्स ट्रायड। तो एक जर्मन केमिस्ट थे डॉबरेनर, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ट्राई की देने की 1817। डॉबरेनर ने क्या किया, जैसे इसका हेडिंग है आपका ट्राइड्स, में इसको डिवाइड किया। ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3। ट्राइड का मतलब 3। तो उसने जितने भी उस टाइम पे अबाउट 25 या 30 के अबाउट एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उनको 3 के ग्रुप में अरेंज किया, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3। तो इस तरीके से 3 के ग्रुप्स में उसने उनको अरेंज किया। और किस बेसिस पे, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है। तो उसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनको अरेंज किया 3 के ग्रुप में। अब उसने लॉजिक या प्रिंसिपल क्या दिया, क्या उसमें से आउटपुट निकाली। तो देखो, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्रायड है जिसको उसने बनाया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसका ट्रायड बनाया उसने, ठीक है। किसके बेसिस पे किए थे इनको अरेंज, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है, वेट के बेसिस पे। जो लाइटर थे उनको नीचे रखा या पहले रखा, उसके बाद उससे थोड़े से हैवी मेटल्स को, उसके बाद सबसे टॉप वाले हाई मेटल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से उसने उनको अरेंज किया। तो उसने क्या देखा कि जो फर्स्ट और, ओके, देखते हैं। देखो, ये थे ट्रायड, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो लिथियम सबसे लाइटर एलिमेंट है, फिर सोडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, ठीक है। पोटेशियम का 19 है और लिथियम का 3 है। तो इस तरीके से जब हम अरेंज किया था, तो उसने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों का जब हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो एवरेज निकाला हुआ है 7 + 39। तो एवरेज पता है आपको, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई जितने नंबर हैं 2 हैं, तो उसकी एवरेज निकली 23। तो जो मिडिल एलिमेंट था उसकी भी जो मास था, एटॉमिक मास था, उसके बराबर जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसकी एवरेज निकलती थी। तो ये था आपका डॉबरेनर्स ट्रायड, ठीक है। उसके बाद अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उनको भी डॉबरेनर्स ट्रायड प्रॉपरली 3 के ग्रुप में नहीं रख पाया। और आगे जाके कैल्शियम तक ये जो ट्रायड का लॉजिक था वो फॉलो हो रहा था। उसके बाद आगे जो था उसमें डिफरेंस आ रहा था, जो एवरेज एटॉमिक मास निकल रहा था। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक ये एप्लीकेबल हो पाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट था न्यूलैंड, उसने एक और क्लासिफिकेशन दी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
तो ये भी इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो उसने क्या लिया, उसका लॉजिक या बेस क्या लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में उनको अरेंज कर दिया जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स थे, ठीक है, अबाउट 53 या 7 एलिमेंट्स थे, उनको उसने क्या किया 56 एलिमेंट, ठीक है। तो उसने उन सबको क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया, ठीक है, ट्राई किए उनको प्रॉपरली अरेंज करने की। अब हुआ क्या और इसके मतलब एडवांटेज या मेरिट या डिमेरिट क्या क्या थे देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्यों पड़ा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये भी अंडरस्टैंड करेंगे हम। अब उसने देखो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पीरियड ले लेते हैं, तो ये उसने अरेंज किया 4 5 6 7, उसके बाद 8th एलिमेंट आया फिर से फ्लोरीन आपका, ठीक है, फिर 9 10 11 12, फिर से जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट आया ये है। तो फिर उसने क्या देखा कि हर एक 8th एलिमेंट जो है जब हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे रख रहे हैं तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट के साथ मैच कर रही थी, ठीक है, दे वर लाइक फर्स्ट। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम थी, ठीक है। तो ये आउटपुट निकाल लेते हैं। और क्योंकि जो आपका म्यूज़िकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी, वो भी 7 होते हैं और फिर से 8th नोट सा आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोला जाता है, ओके। तो ये था ऑक्ट। ऑक्ट जो वर्ड है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहीं से आपने याद रखना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलता था कि जब भी हम किसी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करती थी, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसकी लिमिटेशन क्या रही, सबसे पहली बात जितने उस टाइम पे एलिमेंट थे वो सबको उस ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाया था, तो जो लाइटर एलिमेंट थे अप टू कैल्शियम उसी तक ये ऑर्डर चला, उसके बाद चेंजेस आ रहे थे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जो नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुई, ठीक है, बाद में 18th जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, तो जब वो डिस्कवर हुई तो उस टाइम पे 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सबकी सेम नहीं थी फर्स्ट टू 8, ठीक है, उसमें वेरिएशन आ रही थी, तो ये लिमिटेशंस थी इसकी। इसके अलावा उसने क्या किया, उसने 56 एलिमेंट्स से बोलता है स्कोप नहीं छोड़े उसने आगे कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है, ठीक है। उसने सोचा कि इतने एलिमेंट होंगे और उसने इन फ्यूचर अगर बाई चांस कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसके लिए उसने कोई स्कोप नहीं छोड़ा, गैप नहीं छोड़े, तो ये भी उसकी लिमिटेशन थी। इसके अलावा कुछ ही एलिमेंट्स को उसने सेम एक स्लॉट में रख दिया, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कुछ ही जगह पे उसने सेम स्लॉट में जगह दे दी, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आता है आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है जो हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहली बात, जो मेंडलीव थे रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने 1869 में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इनको अरेंज किया, बट उस टाइम पे अबाउट 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और इन्होंने क्या किया, उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दिया। अब उसके पीछे लॉजिक और प्रिंसिपल क्या लगाया, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सिंपली इसको क्या समझेंगे कि जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते गए एलिमेंट्स को, ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही थी। ऐसा नहीं उसने बोला कि 8th एलिमेंट की होगी, बोलता है कुछ पीरियोडिक टाइम के बाद, पीरियोडिक मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो रिपीटिशन हो रही है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को प्रॉपर उनके ये बनाया कार्ड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ लिखी, एटॉमिक मासेस लिख दिए और उनको अरेंज करते गए इस तरीके से। उनके पास कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बन गए। हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने बोल दिया पीरियड्स, ठीक है,
ऐसे करके कुछ एक लाइन बनी, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। और जो वर्टिकल लाइंस आई इस टाइप्स में, उनको उसने नाम दे दिया ग्रुप्स का, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे। तो उसने रीज़न लिया एटॉमिक मासेस के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद और इम्पोर्टेंस क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, या उसमें क्या खास बात थी, उसने गैप्स छोड़े अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। गैप्स छोड़े कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ एक उसको लगा कि एटॉमिक मासेस बीच में गायब थे, तो वहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो, तो उसके लिए उसने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े थे। तो अगर हम इसको समराइज़ करें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे, तो सबसे पहली बात है उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे, जो पहले दो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सेम चीज़ की थी। सेकंड चीज़ उसने क्या की, जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स डिस्कवर थे उन सबको उसने पोजीशन दे दी, ठीक है। और कुछ एक गैप्स छोड़ दिए ताकि इन फ्यूचर अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको अरेंज किया जा सके। जब उसने ऐसे करके बनाया जो पीरियोडिक टेबल था, तो उस टाइम पे जो वर्टिकल रोज थी उसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया। तो उस टाइम पे 8 ग्रुप्स बने थे, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको उसने पीरियड का नाम दिया। उस टाइम पे 7 पीरियड थे, ठीक है। तो अब जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस थी उसकी भी। तो क्या क्या थी देखो, सबसे पहली जो हाइड्रोजन की पोजीशन हाइड्रोजन को असाइन की गई थी वो कंट्रोवर्सी का कारण बने, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल, जो ग्रुप 1 के मेटल है उनको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी उनके जैसे हैं और कुछ एक प्रॉपर्टीज़ उसकी आपके हेलोजन के जैसे हैं, जो ग्रुप नंबर 17 है। तो इसको रखा गया है ग्रुप नंबर 1 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है 17th ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी उससे भी मिलती हैं, बट उसकी पोजीशन जो है वो डाउटफुल रही है, ठीक है, जो कि अभी भी है। उसके बाद सेकंड आता है कुछ एक जो एटॉमिक मास ज़्यादा थे उनके, उन एलिमेंट्स को पहले रख दिया गया है, और जो कम एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स थे उनको उसके बाद रखा गया है। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट उसकी लिमिटेशन ये थी कि आइसोटोप्स को लेके। तो आइसोटोप्स का जनरली एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट उसने उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और उन्होंने एक ही पोजीशन दे दी थी जो आइसोटोप्स थे उनको, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली ये थी कि जो उसने बोला कि पीरियोडिसिटी जो होती है, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, उसका कॉज नहीं वो एक्सप्लेन कर पाया था। फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। और इसके ऊपर सबसे पहले काम किसने किया था, वैसे तो इसमें बहुत साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, बट हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट जो था उसने मेनली इसको बनाया था, ठीक है। तो 1913 में उसने इसको बनाया, और उसने लॉ दिया जिसको नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एटॉमिक नंबर। देखो अभी तक जितनी क्लासिफिकेशन हुई उसमें एटॉमिक मास को ले रहे थे, अभी ले रहे हैं एटॉमिक नंबर को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण बहुत सारे एडवांटेज मिली जो हेनरी मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपली अगर आपको बताएं तो होता क्या है कि जब भी हम इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटिशन होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की कुछ टाइम के बाद फिर से रिपीट होती हैं, सेम ही प्रॉपर्टी आएगी, चाहे वो 8 एलिमेंट के बाद है, 7 के बाद है, 2 के बाद है, तो इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, नंबर। ओके, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। उन्होंने काफ़ी हद तक इसको बना लिया। अब क्या किया, देखो वर्टिकल रोज़, इनको हम ये वर्टिकल रोज़ तो इनको बोला जाता है ग्रुप्स,
तो उस टाइम पे आपके पास कितने थे, 18 ग्रुप्स लिखा है, पड़े हुए हैं नंबर यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और ये 18। तो इसके अलावा आपके हॉरिजॉन्टल रोज़ है इस टाइप को अगर हम देखेंगे, ये पड़े हुए देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ को हमने नाम दे दिया पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7, और ग्रुप्स कितने आते हैं इसमें, 18। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। अब इसमें 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए आपको। जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, 4 ब्लॉक्स में, ठीक है। कौन कौन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जैसे जैसे अरेंजमेंट है, वैलेंसी फिल होती है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, उस बेसिस पे हमारे पास 4 ब्लॉक आते हैं, एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके पास मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेमी मेटल आते हैं, ठीक है, लाइक आपके पास ये आ गया, ठीक है। और तो इस टाइप पे यहाँ जैसे ये आपके नॉन मेटल होते हैं या सॉरी सेम मेटल होते हैं, इसके इस साइड को आते हैं आपके पास नॉन मेटल्स, और यहाँ पे आपके आते हैं सबसे प्योर मेटल। इस साइड को जैसे जैसे हम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो थोड़ा कम होता जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे मेटल जिसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच होती है उनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स, ओके। तो अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई आपको, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड चीज़, इसके पास 7 क्या थी, पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ओके। इसके अलावा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन किया कि रिपीटेशन हो क्यों रही है। इसका रीज़न था जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रही थी एलिमेंट्स के, ठीक है। तो जब भी हम ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं, एक ग्रुप में जैसे हम नीचे को जा रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा सेम आएंगे ग्रुप में। तो इसलिए जितने भी ग्रुप्स हैं उस हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे एक ग्रुप के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। फिर नेक्स्ट आता है जो पीरियड्स हैं उनके फीचर्स या उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो 7 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड आता है आपका उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड और उसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड जो पीरियड्स हैं उनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड और उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं हर एक के अंदर, दोनों के अंदर। नेक्स्ट है 4th एंड 5th पीरियड्स, तो उनको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है, उसमें हर एक में 18 एलिमेंट्स आते हैं। फिर 6th एंड 7th पीरियड्स, तो इनको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है और हर एक में 32 एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो रिपीटिशन हो रहा है एक नंबर बन गए, लाइक फर्स्ट में देखो 2 थे, फिर 8 फिर 18 फिर आया 32। तो ये जो नंबर बन रहे हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ग्रुप्स के बारे में। तो जो ग्रुप्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने बोला, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब ग्रुप्स के, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की सेम होगी, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड ग्रुप नंबर 16 जो है उसमें चाल्कोजेंस आते हैं, 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं और 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस बोला जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको कई बार आता है दैट वाई 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं 18th ग्रुप, तो जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट ग्रुप ये है आपका, ठीक है, ग्रुप 1। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल बोला जाता है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है याद, 17th ग्रुप के एलिमेंट को हम हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। ज़्यादातर ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं इसलिए इनको हैलोजेंस बोला जाता है। फिर आता है ग्रुप 18, तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जितनी भी गैसेज हैं जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। तो एक 1.5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वाई 18th ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। तो क्यों बोलते हैं, देखो अगर हम हीलियम को देखते हैं
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 2, ठीक है। तो हीलियम में क्या हो सकता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आएगी वो आएगी 1s2। तो इसके पास s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 ही इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और सिंगल उसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, तो इसके पास हाफ फिल्ड नहीं है, इसके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। तो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है। ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेते हैं, कोई भी ले लो आप ग्रुप में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज उनके पास अपने पास जितने हो सकते हैं मैक्सिमम वो होते हैं, और ये इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। तो इसलिए इनको हम इनर्ट गैसेस या फिर नोबल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरिट क्या थी इसकी, इन्होंने एटॉमिक नंबर को एज अ बेस बनाया, जो कि ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। सेकेंड चीज़, कुछ एक पोजीशन जो आइसोटोप्स की थी उसको उसने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स उनको भी सेपरेट रख लिया उसने, ठीक है। नीचे जैसे जो रखे हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब आती है डीमेरिट्स की बात। तो जो डीमेरिट कॉमन है सब में, दैट हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ एक एल्कली मेटल ग्रुप 1 से मैच होती हैं, कुछ एक ग्रुप 17 से भी मैच होती है, बट इसको कहाँ रखा गया, ग्रुप 1 है। तो ये एक प्रॉब्लम रह गई। इसके अलावा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो थे उनको सेपरेट रखा गया है, तो उनको टेबल के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये भी एक इसकी डीमेरिट्स रह गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे पहले होपफुली आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। लाइक सबसे पहले लिथियम का ले लेते हैं। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इसके लिए, वो होता है आपका 3, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी 1s2 2s1, ठीक है। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस का मतलब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s इनर शेल हो गया और 2s आउटर। तो बाहर वाले में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है इसकी, वो भी अंडरस्टैंड कर लो। जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं उनमें से कितने किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है किसी एटम की, उसको हम उसकी बोलते हैं वैलेंसी, ओके। इसके बारे में 1-2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट किसी पीरियड में चलते हैं, लाइक नीचे एग्जांपल दिए हूँ आपके, लिथियम आ गया सेकंड, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, बेरिलियम बोरोन आ गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे करके। तो जब हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो लिथियम में 1 होता है, बेरिलियम में 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पीरियोडिकली जब हम इस साइड को चलते हैं तो देयर इज़ इंक्रीज इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम ग्रुप में नीचे को जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्रुप 1 है। ये ग्रुप 1 में जो नीचे को जा रहे हैं, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। तो देखो इनके एटॉमिक नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ये रहे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप में जब भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये रही आपकी वैलेंसी जो मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन के साथ किसी दूसरे के साथ वो कंबाइन कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, तो उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी, ठीक है। अब इसको आपको याद करना हो, उसके पीछे रूल्स या लॉजिक है। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम के जैसे मैंने अभी बताया 1s2 2s1, तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। अगर हम बात करें आपके किसकी, नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p
x1 y1 z1, तो मतलब टोटल 2p3। तो आउटर मोस्ट शेल आ गया इसमें 2p3। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका मतलब ये भी कितनी आएगी वैलेंसी 3। अब हम लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन का, उस केस में आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में, सॉरी एक मिनट यार, ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास उसकी जो वैलेंस सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p x2 y1 एंड z1, मतलब 2p में टोटल आते हैं 4, तो 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 + 2, ठीक है। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी देखो, जब भी हमारे पास 3 से ऊपर इलेक्ट्रॉन चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे 8 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 8 - 4 कर दिया 4, तो इस केस में क्या हुआ वैलेंसी 4 ही आई। अब एक और एग्जांपल लेके करते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। अब देखो हमारे पास आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 5। अब देखते हैं 5 में से क्या इसकी 8 माइनस करके 8 - 5, तो कितने आ गया 3। तो इसका मतलब इस केस में आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो तो 5 थे, बट इसकी वैलेंसी 5 नहीं है, कितनी है 3। तो इसलिए जब भी 3 या 4 से अबव हो जाते हैं आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकल जाती है, ओके। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी खासकर आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। अब आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं, ओके। सो थैंक यू।